सबसे वेरी फर्स्ट केस जो आता है इसको, ठीक है, व्हेन दी वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू each other. ईच अदर। कहने का मतलब ये है, मान लो केस वन जो है इसमें क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों के दोनों पैरेलल हो जाए उस केस में फोर्स क्या होगा, ठीक है, उस केस में फोर्स की क्या वैल्यू है। तो यार कैसे, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, देखो ऐसा ऐसे पॉसिबल हो सकता है, मान लो अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, हो सकती है ऑब्वियसली लेफ्ट टू राइट, है ना। मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही है और एक चार्ज है ना क्यू, इसको भी मैंने इसी डायरेक्शन में एक वेलोसिटी दे दी। अब बताओ क्या दोनों के दोनों पैरेलल है? देखो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, Magnetic field. तो दोनों पैरेलल हो गए, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, है ना। इस केस में मैं तुमसे पूछूं कि फोर्स बताओ मेरे को, क्या बताओ, फोर्स बताओ। तो जरा ध्यान दो, फोर्स अभी हमने पढ़ा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड की बात करता हूं अगर मैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की, ठीक। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ क्या होगा, बोलो। क्यू वी बी साइन थीटा होता है, अभी पढ़े हैं पीछे। फोर्स क्या होता है, Q V sin theta. क्यू वी बी P साइन थीटा। sin theta. तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ की जो फोर्स होगा वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी अगर दोनों के दोनों पैरेलल हो गए, तो तुम क्या बोलोगी। तुमको साफ दिख रहा है कि अगर वेलोसिटी भी उधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी उधर है, इसका मतलब कि जो थीटा की वैल्यू हो गई है दोनों के बीच, वो तो हो गई है 0 डिग्री। तो अगर मैं फोर्स निकालना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, क्यू वी बी साइन ऑफ 0 डिग्री एंड साइन ऑफ 0 डिग्री इक्वल्स टू 0, यानी कि फोर्स की वैल्यू 0। हैला, यानी अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का एक ही डायरेक्शन रख दे तो चार्ज पे फोर्स नहीं लगता है, फोर्स 0 हो जाता है। तेरी चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगता है। तो केस वन समझ आया कि जब क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वेलोसिटी और मैग्नेटिक और फील्ड पैरेलल हो तो क्या एक हो, दूसरे वेलोसिटी वेक्टर हो, वो दोनों के दोनों अगर पैरेलल है एक दूसरे से, यानी उन दोनों के बीच एंगल 0 है, एंगल 0 है तो साइन थीटा 0, साइन थीटा 0 तो फोर्स 0। क्या बात। केस टू, कौन सा केस, कौन सा केस बोलो, केस 2 केस टू, when the velocity and magnetic field vector are anti-parallel to each other. Oh, anti-parallel to each other, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा क्या। देखिए, तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड वही उसी डायरेक्शन में है और इस बार हमने क्यू चार्ज को ना इधर वेलोसिटी दे दी। क्या बात है, देखो दोनों के दोनों एंटाई पैरेलल हो गए, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, हो गए, दो वेक्टर एंटाई पैरेलल हो गए। और जब दो वेक्टर एंटाई पैरेलल होते हैं तो उनके बीच एंगल कितना होता है, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ, 180 डिग्री। वाह वाह वाह, 180 डिग्री। क्या बात है। फोर्स निकाले तो सिंपल है भैया, क्यू वी बी साइन थीटा कर दीजिए, क्यू वी और साइन 180। जान करके बहुत हैरानी होगी कि साइन 180 की वैल्यू भी होती है 0। भाई ला, फिर से 40। याद करने वाली चीज क्या है यहाँ कि साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी साइन 180 0 होता है। क्या बात। चलो दो केस डन, दो केस हो गए डन, बोलो हो गए। थर्ड केस आ जाइए, केस नंबर 3, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और एकदम यही टॉपिक है जो जेई में भी सवाल इस बार आया था इसी टॉपिक से। क्या था वो केस, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस केस का ना कच्चा चिट्ठा अभी बस हम खोलने ही वाले हैं, इसको पूरा खोल देंगे, एकदम निचोड़ देंगे अंदर से। कैसे, ध्यान दो, देखो केस नंबर 3, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड vector and
वेलोसिटी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या बात है, इस बार थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या बात है, यही से सवाल आया। और इसी केस 3 को ब्रैकेट में करके लिख दीजिए सर्कुलर मोशन वाला केस है। ये क्या हो गया, क्लास 11 का टॉपिक सर्कुलर मोशन यहां आ गया। बिल्कुल आएगा जी, बिल्कुल आएगा। देखो कैसे आएगा, आपको बताता हूँ। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कम से कम 2-3 स्लाइड तो लगने वाला है इस टॉपिक में। यही टॉपिक है जो एकदम फील से, एकदम मन से मैं तुमको पढ़ाने वाला था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लोगों को चमकता ही नहीं है टॉपिक, ठीक है। लेकिन आप चमकेगा, देखो ध्यान देना। इस बार देखो मैंने क्या किया ना, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दोनों को परपेंडिकुलर कर दिया। कैसे कर सकता हूं? मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर के साइड है, बोलो जी, हाँ। है ना। और वही सेम केस मैंने चार्ज को लिया और इधर वेलोसिटी दे दी। अब जरा बताओ कि दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है कि नहीं। ध्यान से देखो, वेलोसिटी है इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। बनाओ हाथ से दोनों, देखो 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? है है क्या ये दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है कि नहीं यस। है कि नहीं है ना। है, बिल्कुल। तो अगर मैं अभी फिलहाल में बोलता हूं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ, तो फोर्स कितना होता है? तो बीबी साइन ऑफ थीटा, क्यू भी साइन थीटा। ठीक है। क्यू भी sin और साइन 90 की वैल्यू आप खुशी खुशी जानती है कि 1 होता है। भाई ला, फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? क्यू वीबी के बराबर। क्यू इंटू वी इंटू वी। क्या बात है, क्यू इंटू वी इंटू बी के बराबर। चलिए इस फोर्स को आप अभी रखे रहिए। अब देखिए ना, हम तो यहां पढ़ के खुश हो रहे थे, स्कूल में भी आपके यहां तक पढ़ा के इस टॉपिक को बंद कर दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन 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 ये टॉपिक यहीं तक नहीं। अब देखो, इसको मैंने सर्कुलर मोशन का केस यहां क्यों बनाया है, ध्यान देना थोड़ा। अब हम घुस गए किधर, किधर घुस गए? अब हम आ गए इस सेगमेंट के अंदर, ठीक है। टीचर आपको फोर्स बता देता है, फोर्स की वैल्यू बता देता है क्यू वी, और बता देता है कि ये एक स्पेशल केस है, इसमें चार्ज सर्कुलर मोशन करता है। अब जरा विजुलाइज करो मेरे साथ, क्योंकि आप विजुलाइज नहीं करोगी तो बिल्कुल नहीं समझ आएगा, और तुम्हारा विजुलाइजेशन पावर सच में बहुत गंदा है। फिजिक्स को जब तक विजुलाइज नहीं करोगी नहीं समझ आने वाला है, पल्ले ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, इधर फोर्स का डायरेक्शन मैं तुमसे पूछूं तो जरा मेरे को फोर्स का डायरेक्शन बताओगी किधर होने वाला है? वी क्रॉस बी करो। फोर्स का डायरेक्शन के लिए क्या करना होता है? वी क्रॉस बी, है ना। तो वी हाँ। करो इधर, और अंदर के साथ क्रॉस करोगी तो फोर्स का डायरेक्शन तुमको नजर आएगा कि फोर्स तो भाई साहब इस टाइम ऊपर लग रहा है, इधर लग रहा है, अपवर्ड यस। फोर्स लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो बोलो लग बोलो रहा है। बोलो बोलो बोलो। फोर्स किधर लग रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। यस, फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स लग रहा है भैया इधर। एफ फोर्स मान लो इधर लग रहा है। अच्छा, फोर्स की वैल्यू कितनी लग रही है पूछू तो क्या बोलोगी? अरे सिंपल है, क्यू वी लग रहा है। अभी तो निकाले क्यू वी। कितना लग रहा है, क्यू वी लग रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, जरा ध्यान ये देना कि मान लो ये कोई बॉल है, थोड़ा इमेजिन करना, ठीक है। इस बॉल को तुम इधर से भी वेलोसिटी भी दे रही हो और इधर से फोर्स भी लगा रही हो, तो क्या ये बॉल ऐसा मोशन करेगा? अरे बिल्कुल करेगा। ये आगे भी जा रहा है और तुम फोर्स से खींच भी रही हो, तो ये उठता जाएगा जमीन से, और उठते उठते जैसे तुम खींचते जाओगी ये एक सर्कुलर मोशन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अरे भाई साहब, यानी इस केस में जो चार्ज है ना, वो ऊपर फोर्स लगते जाता है। जैसे जैसे चार्ज आगे बढ़ता है ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगते जाता है, और ये जो फोर्स है ये यहाँ क्या करता है, एक सर्कुलर मोशन करते हुए फोर्स, यहाँ जो चार्ज है यहाँ, वो फोर्स लगने की वजह से कौन सा मोशन करने लगता है? सर्कुलर मोशन सर्कुलर करते मोशन। हुए ओ भाई साहब एक सर्कुलर पाथ फॉर्म कर देता है, वो ऐसा फॉर्म होता है। अरे क्या बात है, क्या बात है। यानी जो ही थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हुई, चार्ज का वेलोसिटी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है सामने, लेकिन भाई साहब इसको फोर्स ऊपर के साइड खींच रहा है। तो अगर कोई भी बॉल को तुम इधर भी खींचोगी और ऊपर से फोर्स लगोगे तो ये बॉल ऐसे हवा में जाते जाएगा। और अगर तुम हर पॉइंट पे खींचते जा रही हो इसको, मान लो इस पॉइंट पे पहुंचा तो ऑब्वियसली फोर्स लग रहा है अंदर के साइड, इस पॉइंट पे पहुंचा तो फोर्स लग रहा है अंदर के साइड, इस पॉइंट पे पहुंचा तो फोर्स लग रहा है अंदर के साइड, यहां पहुंचा तो भी फोर्स अंदर के साइड। यानी हर एक पॉइंट पे जो एफ फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है? अंदर के साइड। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सही लग से रहा बोलो। है।
क्या यहाँ चार्ज सर्कुलर मोशन करेगा कि नहीं करेगा? अरे बिल्कुल करेगा, क्या बात कर। करेगा क्योंकि फोर्स अंदर तरफ लग रहा है। तो याद रखना क्या, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, चार्ज क्या करने लगता है? चार्ज क्या करता है? सर्कुलर स्टार्ट्स मूविंग, सर्कुलर या फिर स्टार्ट्स सर्कुलर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ओ हो, ओहो क्या बात है, एकदम विजुअलाइज हुआ है कि नहीं हुआ है कैसे सर्कुलर मोशन करेगा? बोलो, हाँ घुसा है कि भैया। नहीं घुसा है दिमाग में? ये बताओ, हर एक पॉइंट पे फोर्स तो अंदर सेंटर की तरफ लग रहा है। मान लो ये इसका सेंटर हो गया, तो फोर्स का डायरेक्शन अंदर की साइड है। मतलब हर एक पॉइंट पे हम्म फोर्स कैसा लग रहा है? सेंटर की साइड लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो। लग रहा है जब एकदम। थीटा की वैल्यू 0 हो रही थी, है ना, तो चार्ज कैसा मोशन कर रहा था? सर्कुलर बोलो, चार्ज स्टार्ट मूविंग। सर्कुलर मोशन। ठीक है। अब देखो, एग्जामिनर होते हैं ना, वो बहुत बदमाश होते हैं, खास करके जेई नीट वाले। अब इसी चीज को ना टेढ़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बोलेंगे कि ठीक है, चार्ज सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ बन गया, सर्कुलर मोशन करेगा तो कैसा पाथ बनेगा? एंड सर्कुलर पाथ। फॉर्म में सर्कुलर पाथ, है ना। हम्म अब कोई भी चीज अगर सर्कल या फिर सर्कुलर से रिलेट हो जाती है, तो ऑब्वियसली उसके पास एक रेडियस होता है कि नहीं होता है? होता है। हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन घुस गया उसके अंदर किसका केस? सर्कुलर मोशन का केस। अब यहां से एग्जामिनर रुकता नहीं है, एग्जामिनर पूछते जाता है। क्या पूछता है? सबसे पहली चीज एग्जामिनर यहां से ये पूछेगा कि ठीक है, आपने बोला कि चार्ज एक सर्कुलर मोशन करेगा, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस भी बताओ कि वो कितना रेडियस फॉर्म करेगा। हम तो चुपचाप पढ़ के खुश हो रहे थे कि चलो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, फोर्स लग गया, क्योंकि भी चलो ये भी मान लिए कि फोर्स चार्ज जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, देख भी लिए कि कैसे कर रहा है, फोर्स अंदर के साइड लग रहा है सबके सेंटर पॉइंट पे, ठीक है। वो बोलेंगे ना कि चार्ज सर्कुलर मोशन कर रहा है, मेरे को रेडियस बताओ कि जो सर्कुलर पाथ चार्ज फॉर्म करेगा वो कितने रेडियस का होगा। फिर पूछेंगे सब उनका टाइम पीरियड क्या होगा। यहाँ से दो सवाल एकदम पूछे जाते हैं, ठीक है। इवन आपके सिलेबस में भी ये चीजें दी हुई है, एनसीईआरटी में छिपा के दी हुई है पैराग्राफ के अंदर कि रेडियस का वैल्यू कितनी होती है और टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होती है, इसलिए आपको पढ़ने भी जरूरी है। थोड़ा सा मैं फन में मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। चलो आप फाइंड करते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली एक सर्कुलर पाथ को जब वो फॉर्म करेगा तो कुछ ना कुछ रेडियस होगा कि नहीं होगा? बोलो, ऑब्वियसली होगा भैया, क्या बात कर रहे हैं, बिना कोई सर्कुलर पाथ बिना रेडियस के थोड़े एग्जिस्ट करता है? होगा कि नहीं होगा? तो जो सर्कल बना रहा है वो कितने रेडियस का बनाएगा? तो आ जाओ, आ जाओ, इसी टॉपिक को आगे बढ़ा और इसी टॉपिक के अंदर हम फाइंड करते हैं किसको? बोलो बोलो, रेडियस रेडियस ऑफ दी सर्कुलर सर्कुलर पाथ पाथ फॉर्म्ड बाय अ, बोलो बोलो, फॉर्म्ड बाय अ मूविंग मूविंग चार्ज। formed by a moving charge. रेडियस ऑफ ए, यार गलती लिख रहा हूँ यार, सर्कुलर का स्पेलिंग गलती लिख दे रहा हूँ बार बार। देखो अब यही घुस गया तुम्हारा सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट। रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पाथ फॉर्म्ड बाय ए मूविंग चार्ज, ठीक है। फॉर्म्ड बाय मूविंग चार्ज इन अ क्या? इन अ मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic field. चलिए जी, मेरा सवाल यही है, आप बता दीजिए उस रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकालेंगे? और सबसे पहले तो आओ एक सर्कुलर पाथ अच्छे से बना लेते हैं, बना लिया जाए, बड़ा सा सर्कुलर पाथ बना लिया जाए ऐसे। चलो बना लिया जाए, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए जल्दी जल्दी इसको बना लेते हैं, ठीक। ये सर्कुलर पाथ जो था वो चार, देखो क्रॉस यानी, क्रॉस मतलब यानी, अरे अंदर के साइड मैग्नेटिक फील्ड, Inward. ठीक, ठीक है। तो मान लो ये चार्ज क्यू था, इसकी वेलोसिटी थी इधर, और फोर्स कैसे था? अंदर के साइड एफ, यही था ना। तभी तो ये चार्ज सर्कुलर मोशन करना शुरू किया है यहाँ से। सही है, सही है, हाँ सही है। तो इसको मिटा के ना थोड़ा कोई और कलर से बना देता हूँ ताकि समझ आएगा, ठीक।
समझ लेना कि अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है, बस अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड को मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सर्कल के अंदर तो थोड़ा गंदा हो जाएगा, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है ना। मान लो वेलोसिटी है इधर और फोर्स लग रहा है इधर, तभी तो सर्कुलर मोशन करेगा कि नहीं करेगा, बोलो करेगा ना। करेगा। चलो अब देखो, थोड़ा ध्यान देना। अब ये चार्ज मूव होता होता यहाँ पहुंचा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे देखो तो फोर्स अभी भी किधर लग रहा है, अंदर के साइड एफ फोर्स है ना। और वेलोसिटी का डायरेक्शन, अरे तो टेंजेंशियली सर्कुलर मोशन पढ़ी हो ना, इतना तो पढ़ी होगी कि सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी का डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट उसका ड्रॉ करना होता है। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी इधर और फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर। सिमिलरली इस पॉइंट पे आएंगे तो फोर्स लग रहा होगा अंदर के साइड और वेलोसिटी होगी टेंजेंशियली ऐसे। यही है ना, सर्कुलर मोशन क्या होता है, यही तो होता है, अरे इतना तो पढ़ी होगी। तो हर एक पॉइंट पे फोर्स लग रहा है इनसाइड और वेलोसिटी है टेंजेंशियली, है ना। ये कुछ ऐसा केस है, जब विजुलाइज करोगी इसको, देखो देखो इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी किधर है, इधर। इस पॉइंट पे वेलोसिटी किधर है, ऑब्वियसली इधर। इस पॉइंट पे इधर, और इस पॉइंट पे इधर तो है ही, दिख ही रहा है ना। फोर्स की वैल्यू कितनी आई थी, बोलो, QVB। क्या बात है। अच्छा अब देखो, सारे फोर्स अंदर के साइड लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, लग रहे हैं। अब जब सारे फोर्स किसी भी एक सेंटर पॉइंट के तरफ इनसाइड लगते हैं, तो क्या उन फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है। यस, हाँ बोला जाता है। और अगर फोर्स सेंट्रीपिटल लगता है तो जस्ट इसके आउटसाइड एक और फोर्स लग रहा होता है जिसको एफ सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। अरे ये भी तो पढ़ी होगी कि इनसाइड लगता है सेंट्रीपिटल और आउटसाइड लगता है सेंट्रीफ्यूगल। क्या लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बोलो। यानी हर एक पॉइंट पे बाहर के साइड भी एक फोर्स लग रहा है, वो कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल होता है अंदर के साइड और सेंट्रीफ्यूगल उसी पॉइंट से बाहर की साइड, ये भी तो पता होगा। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल पढ़ी हो ना, अरे ये तो क्लास 9 में भी पढ़ाया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल सेंटर से दूर लगने वाला फोर्स और सेंट्रीपिटल टुवर्ड द सेंटर लगने वाला फोर्स, ये तो पता है। अभी नहीं पता है तो जान लो, अभी नहीं पता है तो जान लो। तो बोलो बाहर के साइड एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, बोलो। लग रहा है। अब एक वक्त के लिए मान लिया जाता है ना कि ये पूरा का पूरा सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। अच्छा इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है कि जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर, यानी दोनों फोर्स आपस में बराबर है कि नहीं। इक्विलिब्रियम यही होता है ना, दोनों फोर्स क्या हो, कोई नेट फोर्स ना बचे। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब एफ नेट जीरो, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो। यार तो अगर नेट फोर्स जीरो करना है तो अंदर के फोर्स और बाहर के फोर्स को बराबर करना होगा, तभी तो टोटल फोर्स जीरो होगा, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं बचेगा। नेट फोर्स का मतलब कोई एक्स्ट्रा फोर्स, बोलो सही है कि नहीं। तो अगर मान लेते हैं एक टाइम के लिए कि इक्विलिब्रियम है, अगर नेट फोर्स को जीरो करना है तो ये बताओ, अंदर के साइड एक फोर्स लग रहा है और एक फोर्स लग रहा है बाहर के साइड, यानी अंदर के साइड लगने वाला फोर्स बराबर है एफ सेंट्रीफ्यूगल के, है कि नहीं। तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, तभी तो सिस्टम स्टेबल रहेगा, है ना। अब ये बताओ अंदर के फोर्स की वैल्यू कितनी है, भाई ला, अंदर के फोर्स की वैल्यू कितनी है, क्यू वी बी। क्या बात है, तो अंदर के फोर्स को मैं क्यू इंटू बी लिख दूं। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला तुम पढ़ी हो गई, जो होता है mp स्क्वायर अपन आर। झूठ बोलोगे तो होगा काटेगा, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल दोनों का सेम होता है। इतना तो सर्कुलर मोशन क्लास 11 में पढ़ाया गया होगा, अगर नहीं पता है तो जान लो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, m इंटू भी का स्क्वायर अपॉन रेडियस। समझ आया, सर्कुलर पाथ है तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस भी तो होगा ना जी, वही तो हम फाइंड कर रहे हैं, वहीं से तो हमको रिलेशन निकालना है, ठीक है। हम रिलेशन ही तो फाइंड कर रहे हैं। मान लो मैं इस रेडियस को स्मॉल आर बोल दे रहा हूँ, मतलब मैं इस रेडियस को क्या बोल रहा हूँ, स्मॉल आर। तो मैं सेंट्रीफ्यूगल की जगह मास इनटू वेलोसिटी अपॉन आर लिख दूं, बोलो सही है, बोलो सही है, लिख सकता हूं ना। हाँ भैया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस। तो मैं क्या करता हूँ, इस साइड से यहां शुरू करता हूँ। एफ जो है अंदर के साइड एफ लगने वाला फोर्स कौन सा है, अरे मैग्नेटिक फोर्स। अंदर के साइड तो मैग्नेटिक फोर्स ही लग रहा है ना, तभी तो खींच रहा है वो चार्ज को, तो चार्ज मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो अंदर का फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है और उसको बैलेंस कौन कर रहा है बाहर से, बोलो बोलो। अंदर का फोर्स है मैग्नेटिक वाला फोर्स, उसको बैलेंस कौन कर रहा है। अरे यार अंदर लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, तो बैलेंस कौन कर रहा है, अरे सेंट्रीफ्यूगल ही तो दोनों बराबर होंगे ना। मैग्नेटिक फोर्स कितना है,
QVB, QVB सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है? mv स्क्वायर mv अपॉन r। स्क्वायर बाय अब देखो, क्या ये v से एक भी मर गया? अरे बिल्कुल मर गया। इस r को इधर मल्टीप्लीकेशन के लिए भेज दो, तो r क्यू बी अपॉन m इंटू वी, तो r की वैल्यू एम वी अपॉन क्यू बी। आए, रेडियस की वैल्यू आ गई, रेडियस की वैल्यू आ गई। कितनी आई? कितनी आई यहां से? बोलो बोलो। यहां से रेडियस लिखने जाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा? एम वी अपॉन क्यू बी। क्या बात है, क्या बात है। तो देखो, रेडियस निकल गया, तो समझ आया रेडियस की वैल्यू एम वी अपॉन क्यू बी होता है। अब जरा ये बताओ मेरे को, मान लो कि मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट रख देता हूं, मतलब मैं वेलोसिटी को नहीं बदलता हूं, है ना? सही है। मान लो मैंने चार्ज का भी एक कांस्टेंट वैल्यू ले लिया। मैंने मान लो, सपोज कर लो कि 3 कूलम का कांस्टेंट चार्ज ले लिया, है ना? और मान लो मैंने मैग्नेटिक फील्ड को भी कांस्टेंट रख लिया, ठीक है? तो ऑन कीपिंग वेलोसिटी, चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड को भी कांस्टेंट कर दिया मैंने, और चार्ज को भी कांस्टेंट कर दिया, तो ये बताओ क्या रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा कि नहीं होगा? क्या रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या बात है, बिल्कुल हो जाएगा भैया। आपने वेलोसिटी को भी कांस्टेंट कर दिया, आपने चार्ज को भी कांस्टेंट कर दिया, आपने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड को भी कांस्टेंट कर दिया, तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के कि नहीं होगा? ये इतना बता दो मेरे को। बहुत बेसिक होगा भैया। सी बात है, बिल्कुल होगा, होगा। ये सब आपको रिलेशन याद रखना है। पहला पार्ट हमने क्या कर लिया है इस सेगमेंट का, डन कर लिया है। ये कंपैरेटिव वाला पार्ट था आपका कि रेडियस जो होगा वो कितना होगा। तो देखो, हमें सर्कुलर मोशन का भी कॉन्सेप्ट लगाया और रेडियस का एक बहुत सुंदर सा फॉर्मूला लाया। कौन सा? मास इंटू वेलोसिटी अपॉन चार्ज इंटू मैग्नेटिक, ठीक है? अब सवाल है, एक और चीज इससे पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है भैया? ठीक है, तो एक और चीज पूछी जाती है, और वो चीज बड़ी मजेदार है। अब वो चीज जानती हो क्या है? वो चीज ना कई बार एग्जामिनर पूछ देता है, टाइम पीरियड बताओ। ओहो, टाइम पीरियड बताओ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। क्या बात है, टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ठीक है। टाइम पीरियड को किससे डिनोट किया जाता है जी? कैपिटल टी से, कैपिटल टी। ठीक है। अब ये बताओ, ये बताओ मेरे को, ये बताओ कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। होता है कि नहीं होता है? बोलो। होता है। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। हो जाएगा। हो जाएगा। अब अगर टाइम को मैं कैपिटल टी से रिप्लेस कर दूं, तो टाइम पीरियड जानती हो क्या होता है? टाइम पीरियड वो होता है ना कि किसी भी बॉडी को एक कंप्लीट चक्कर लगाने में जितना भी टाइम लगता है ना, अगर उस बॉडी का रेडियस मान लो आर, ठीक है? किसी भी बॉडी को आर रेडियस का कोई भी एक चक्कर मारना हो, तो मान लो यहां से बॉडी चलना शुरू की, और मान लो जितना भी टाइम लगा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है? टाइम पीरियड। यानी टाइम पीरियड होता है ना, तो क्या किसी भी सर्कुलर पाथ का एक चक्कर मार के आ जाओगे ना, तो जितना भी टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड बोला जाता है, ठीक है? तो मान लो कि तुम्हारी स्पीड भी थी, है ना? मान लो चार्ज के पास स्पीड कितनी है? बोलो। अरे स्पीड कह लो या वेलोसिटी कह लो, कितनी है? v है, v तो है। और चार्ज के लिए ये जो रास्ता जो है, क्या ये एक सर्कुलर पाथ है कि नहीं है? तो क्या मैं d की जगह 2 पाई r लिख दूंगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस कितना होता है? सर्कुलर पाथ के लिए d की वैल्यू 2 पाई r हो जाती है। ओहो, यानी टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई r अपॉन v होती है कि नहीं होती है? होती है। ठीक है, ये तो अभी बेसिक था, टाइम पीरियड क्या होता है। अब देखो, अब अगर मैं इस केस के लिए टाइम पीरियड लगा दूं, तो ये बताओ, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई r अपॉन v, ठीक है? अभी अभी हमने r का एक फार्मूला डिराइव किया है, जो होता है क्या? एम वी अपॉन क्यू बी, और नीचे भी एक v है कि नहीं है? बोलो। नीचे भी एक v है कि नहीं है? बोलो। है कि नहीं है? है भैया। है ना? अब देखो जरा, देखो जरा, अब थोड़ा ध्यान देना। अरे इसको मिटा देते हैं यहाँ से, एक सेकंड, गंदा हो गया, फिर से लिखते हैं, ठीक? आज से याद रखना, कभी भी तुमको टाइम पीरियड देना तो तुमको क्या याद रखना है? 2 पाई r अपॉन v, एकदम डायरेक्ट रिलेशन। टाइम पीरियड जहां शब्द लग जाए ना, समझ जाना है कि सर्कुलर मोशन का खेल हो रहा है, ठीक है? और डायरेक्ट टाइम पीरियड का फार्मूला कौन सा लगाना है? 2 पाई r अपॉन v। अभी r हमने निकाला है, कितना निकाला है? mv डिवाइडेड बाई क्यूबी। और देखो ऑलरेडी भी था,
पहले से ही। देखो नीचे ये है भी, है ना, हमने आर की जगह एम बी बाई क्यू बी रख दिया। देखो ये भी से भी मर जाएगा, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 2πm अपॉन क्यूबी। QB। आई ला, एक और फार्मूला जो आपको याद रखना है, एक और फार्मूला जो आपको एकदम एकदम याद रखना है। अब जरा ये बताओ, ये जो टाइम पीरियड आया है, क्या इस टाइम पीरियड के अंदर तुमको कहीं भी रेडियस दिख रहा है? सच सच नहीं। बताना, झूठ मत बोलना, नहीं दिख रहा है ना? तो क्या मैं लिख सकता हूं कि टाइम पीरियड जो होगा इस केस में वो रेडियस के इंडिपेंडेंट होगा? होगा कि नहीं होगा, बोलो। होगा, मतलब इंडिपेंडेंट कि होगा। भैया ये फर्क ही नहीं पड़ता है कि चार्ज कितना भी बड़ा सर्कुलर मोशन करे, ये फर्क ही नहीं पड़ता है कि चार्ज का रेडियस कितना हो, टाइम पीरियड तो सेम रहने वाला है। अगर मैं रेडियस की वैल्यू 2 मीटर भी ले लूं और रेडियस की वैल्यू 10 मीटर भी ले लूं, दोनों के केस में जो सर्कुलर मोशन करेगा, दोनों के केस में टाइम पीरियड सेम रहने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई साहब टाइम पीरियड डिपेंड ही नहीं करता है रेडियस पे। क्या इस टाइम पीरियड में कहीं तुमको वेलोसिटी का टर्म भी दिख रहा है? अरे नहीं दिख रहा है, कहीं देखो वेलोसिटी नहीं है। टाइम पीरियड के नहीं फॉर्मूले है। में कहीं वेलोसिटी है नहीं। नहीं। इससे एक और चीज कंक्लूड की जा सकती है, क्या? टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी दोनों। तो आइए शुद्ध अक्षर में यहां लिख लिया जाए, क्या? द टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, या फिर ऐसे लिखो, द टाइम पीरियड, ठीक है? क्या लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे हम द टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ द मूविंग चार्ज इज इंडिपेंडेंट। independent of its radius and its एज वेल velocity। एज इट्स वेलोसिटी। हालांकि जनरली आपके लेवल तक तो ये दो बता के छोड़ दिया जाता है, ठीक है, लेकिन अभी ना खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। इस टॉपिक में अगर आप बोलेंगी तो एडिशनली और मैं एडवांस लेवल पढ़ा दूंगा, ठीक है, बट आपके नीट के लिए इतना तो इनफ होता है, ठीक है। हालांकि इसके और रेडियस के और डिफरेंट टाइप के फार्मूले भी लिखे जाते हैं, जो कल मैं आपको बताऊंगा। और एक लास्ट केस इसके अंदर बचा है। अभी तक देखो हमने कौन कौन सा केस किया है, 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री। 90 डिग्री वाला केस स्पेशल हो जाता है, क्यों? क्योंकि इस केस में चार्ज जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, कर रहा होता है कि नहीं कर रहा होता है, बोलो, कर रहा होता है। अब एक और केस बचा है जो काफी स्पेशल और काफी इंपॉर्टेंट है इसी की तरह, ऐसा ही, वो है कि जब 90 ना हो, 80 ना हो, कोई एक्यूट एंगल पे हो, तब क्या होगा, है ना? वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं, अब हम कल कंटिन्यू करेंगे इसी के आगे, ठीक है। और रिवीजन के साथ इस चैप्टर की अब समाप्ति हम जल्दी से करेंगे, ठीक है। बहुत लंबा अच्छा खासा सेशन हो गया, ठीक। तो हम आपसे मिलते हैं कल।